वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सागर एंड वी आर बैक हियर विद अनदर वीडियो। तो आज हमारी 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं हमारी जीएफजी पीओटीडी सीरीज़ के। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देखते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि सिर्फ आपका ही फायदा होगा, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहला रीज़न क्या है इसे स्टार मार्क करने का, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारी डीएसए की प्रॉब्लम है उनके। तो या तो लीड कोड से हो या फिर जीएफजी या इंटोबिट, तो आपको इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस रिपोजिटरी के अंदर। और एक बार यार ये पार्ट जरूर से रीड कर लेना, readme.md, ये पेज कैन में मिल जाएगा आपको। और इसका दूसरा रीज़न क्या स्टार मार्क करने का, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका होने वाला है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो अगर आपके पास कोई भी कोड है तो आप आगे इस रिपोजिटरी में उसको ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले यार ये कंट्रीब्यूट करने से पहले ये contributing.md फाइल होगी, इसको जरूर से जरूर रीड कर लेना, नहीं तो आपका कोड एक्सेप्ट नहीं होने वाली, आपकी पीआर एक्सेप्ट नहीं होगी अगर आप इसको बिना पढ़े आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो जाओ यार जाके कंट्रीब्यूट करो। हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटर हैं और आप भी जाके ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। तो अब आज का क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो यार ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आज आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अगर आपने यूनियन फाइंड के क्वेश्चन नहीं करे हुए तो आज आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिलेगी। तो यू आर गिवन एन एंड एम, तो हमें एक एन और एम दो नंबर गिवन है जो हमारे मैट्रिक्स के साइज है, रो और कॉलम है जो हमारी 2D मैट्रिक्स के। एंड एन एरे ऑफ साइज के, तो हमारे पास एक के साइज का साथ में एरे भी गिवन है। एंड आफ्टर दैट मैट्रिक्स एलिमेंट्स इज 0 इफ देयर इज वाटर एंड 1 इफ देयर इज लैंड। सो हमारी मैट्रिक्स के अंदर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो ये हमारी बाइनरी मैट्रिक्स है। So there can be only zeros and one in our matrix, and if there is zero, then that means it is water, and one means land. So after that, the originally the 2D matrix is all zero, and obviously all are zero in our original matrix. And after that, which means that there is no land. The array has k operator, and each operator has two integers, and which means that they can change the matrix. So that means there are k operators in our operators array, and that means we can change that index from our matrix to land. So all the indices in our matrix are currently C, so that means all are water. And if there are some index in our this operator array, then that means we can change that index in our matrix. सो हमारे ऑपरेटर एरे में जो भी इंडेक्स गिवन होगा तो हमें मैट्रिक्स के अंदर उसको लैंड कर देना है। जैसे यहाँ पे 1 1 है तो अपने मैट्रिक्स के अंदर 1 1 इंडेक्स को हमने 1 कर दिया, लैंड कर दिया, ठीक है। तो आफ्टर दैट एंड रिटर्न हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन द मैट्रिक्स आफ्टर ईच ऑपरेटर। सो ऑपरेटर की जगह ऑपरेशन आना चाहिए था यहाँ पे। यू नीड टू रिटर्न एन एरे ऑफ साइज के। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे के नंबर ऑफ ऑपरेशंस गिवन होंगे। ओके, सो जैसे 1 1 है तो हम 1 1 को लैंड कर देंगे, 0 1 है तो हम 0 1 को लैंड कर देंगे अपनी मैट्रिक्स के अंदर। तो हमें हर ऑपरेशंस के बाद हमें ये बताने की कितने हमारे पास लैंड्स हैं हमारी मैट्रिक्स के अंदर। सो वी हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ लैंड्स आफ्टर ईच ऑपरेटर। तो सबसे पहले हमारा 1 1 है, तो दैट थिंग इज वेरी क्लियर कि अगर हम 1 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम एक सी को एक वाटर को हम लैंड करेंगे। तो ये चीज़ तो यार गारंटी होगी, एक ऑपरेशन के बाद तो हमारा एक ही लैंड होने वाला है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा कि हमारा एक ऑपरेशन करेंगे तो यार कितने मर्जी हो हमारा सिर्फ एक ही लैंड आएगा, तो हमको काउंट करने की वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन के बाद तो एक ही लैंड आएगा। अब सेकंड ऑपरेशन करा, अब उसके बाद क्या हो सकता है, या तो एक ही लैंड रहेगा, क्योंकि अगर हमने उसके पास रखा तो देखो जैसे ये 1 था हमारे सेकंड ऑपरेशन में हमने उसके नीचे रख दिया, सो देयर इज ओनली 1 लैंड। तो अगर हम सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो या तो हमारे पास 2 लैंड हो जाएंगे अगर हमने दूर दूर करे हैं तो इससे हमने ये वाला दूर करा तो हमारे पास 2 लैंड हो जाएंगे। बट अगर हमने इन दोनों को साथ में करा तो हमारे पास एक ही लैंड होने वाला है, जैसे कि इस केस में था। और जब थर्ड ऑपरेशन करा तो इसका मतलब यही है, हमारे पहले एक ही लैंड था, तो या तो हम इसको इन दोनों के पास रखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही लैंड रहेगा, या तो हमारे पास 2 लैंड हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास 2 लैंड हो गई क्योंकि हमने 3 3 को हमने दूर रखा है। और उसके बाद चौथे ऑपरेशन के बाद हमारे पास या तो 3 हो जाएंगे या फिर हमारे पास 2 ही रहेंगे। तो हमने इसके पास ही रखा है तो हमारे पास इसीलिए 2 ही लैंड रहे हैं। अगर दूर रखते इससे भी तो या तो हमारे पास 3 हो जाते। तो इसमें यार हम करेंगे कैसे, आपके पास ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या आ रही होगी, हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करें और पूरी मैट्रिक्स में ट्रेवर्स कर लें। तो ये वाली अप्रोच यार काम नहीं आने वाले। और जो मैंने अप्रोच बताई है कि फर्स्ट ऑपरेशन में तो हमारा 1 ही आएगा, अब सेकंड ऑपरेशन में हम चेक कर लेंगे कि हमने इसके पास रखा है या नहीं। तो सेकंड ऑपरेशन में अगर हमने चेक कर भी लिया कि हमने ये फर्स्ट वाले ऑपरेशन के पास हमने अपना मैट्रिक्स में रखा है या नहीं, तो हमने सेकंड के लिए हमने ये चेक कर लिया कि हमने यहाँ पे रखा है या नहीं। तो ये चीज़ यार हमारी नहीं काम आने वाली, क्योंकि जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हमारे पास ज़्यादा होने लगेंगे। तो अभी तो हमने एक के लिए चेक कर लिया, ठीक है। अब दूसरे की बारी है, सपोज करो ये दोनों हमने अलग अलग रखे थे। देखो पहले 0 0 पे रखा, फिर 1 1 पे रखा, ठीक है। ये हमारे ये 0 0 पे हमने यहाँ पे रखा, 1 1 पे हमने अलग रखा। अब थर्ड ऑपरेशन आया 2 2, तो 2 2 के लिए हमको दोनों में चेक करना पड़ेगा कि हमने 0 0 के पास रखा या हमने 1 1 के पास रखा, दोनों में से किसके पास रखा। तो इसमें से हमने दोनों में से किसी के भी पास नहीं रखा, तो हमारे पास 3 आइलैंड हो गए। फिर हमें चौथे के लिए हमको ये पीछे वाले तीनों चेक करने पड़ेंगे।
तो हमने इसके बाद रखा, इसके बाद रखा, इसके या इसके, तो ऐसे करके यार जितने हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ते रहेंगे उतना हमारी ये एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स होती रहेगी। तो यार इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है? इसके लिए आपको आज एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी जिसका नाम होता है डिसजॉइंट सेट यूनियन। तो यूनियन फाइंड एल्गोरिदम कहते हैं उसे, और वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार। तो उसके अंदर हम करते क्या है, जब हमें कोई डिसजॉइंट सेट निकाले, और डिसजॉइंट सेट मतलब या डिस्टिंक्ट सेट, इसमें जैसे हमको आइलैंड्स निकालने हैं तो ये हमारे डिस्टिंक्ट सेट होने वाले हैं कि हमको पेयर बनाने हैं हमारे आइलैंड्स के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एल्गोरिदम का ओवरव्यू देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पे कलेक्शन आ गई, उसके अंदर हमारे पास कुछ नंबर पड़े हुए हैं, और हमारे पास दूसरी कलेक्शन आ गई, उसके अंदर हमारे पास कुछ नंबर पड़े हैं। बट सपोज करो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों बाद में जाके हमारे जॉइंट हो जाएं, तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर आएगा जो हमारे इन दोनों के बीच में आएगा। तो ऐसा आएगा, अगर ये दोनों नंबर हमारे दोनों के बीच में आया तो ये हमारा एक बड़ा सेट बन जाएगा पूरा, इसको हम यूनियन कर देंगे। तो ऐसे ऐसे यार अगर हमारे पास ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा होता है तो हम इसके अंदर डिसजॉइंट सेट यूनियन का यूज करते हैं, यूनियन फाइंड एल्गोरिदम का यूज करते हैं। तो इसके अंदर भी हमारा सेम ही सिनेरियो बन रहा है, हम आइलैंड्स निकाल रहे हैं। तो सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है जिसमें हमको यूनियन करना पड़े। सपोज करो हमारे पास एक 1 1 ऐसा आ रहा है, और इसके बाद 0 0 है, और उसके बाद हमारे पास दोबारा से 1 1 पड़े हैं। तो अभी हमारे पास दो आइलैंड्स पड़े हैं, एक ये। और इसके बाद सपोज करो हमारे पास एक ऑपरेटर आया जिसने इस वाले को हटा के, वाटर को हटा के यहाँ पे लैंड कर दिया, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही आइलैंड पड़ा है पूरा। तो इसके अंदर हम यहाँ पे डिसजॉइंट सेट का यूज करेंगे। सबसे पहले हमारा एक ये सेट बना हुआ है, एक हमारे पास ये सेट बना हुआ है। तो डिसजॉइंट सेट के अंदर यार हम करते हैं, एक हमारे पास जब सेट बना हुआ है ना, तो हम उस पूरे सेट का एक पेरेंट ले लेते हैं। सपोज करो हमने इसके अंदर ये पेरेंट ले लिया, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इस वाले का एलिमेंट का ये पेरेंट है, इस वाले एलिमेंट का हमारे पास ये पेरेंट है, इस वाले एलिमेंट का हमारे पास ये पेरेंट है। और नीचे वाले सेट के अंदर भी सेम करेंगे, हमारे पास सपोज करो ये वाला एलिमेंट है जो पेरेंट है, तो इस वाले एलिमेंट का ये पेरेंट, इस वाले एलिमेंट का भी ये पेरेंट, और इस वाले एलिमेंट का भी ये पेरेंट। तो हमने कह दिया हमारे जितने भी सेट के अंदर सारे एलिमेंट हो गए ना, उनका एक कॉमन पेरेंट होएगा, ठीक है। तो या तो आप ऐसा कह सकते हो कॉमन पेरेंट होगा, तो हम उसके अंदर थोड़ा पाथ कंप्रेशन का यूज करेंगे। नहीं तो आप ऐसे कह सकते हो, जैसे हमारे पास ये चार एलिमेंट है, तो हम कह देंगे इसका पेरेंट हमारे पास ये है, इसका पेरेंट हमारे पास ये है, इसका पेरेंट हमारे पास ये है। तो ऐसे करके ये हमारा थोड़ा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक हमारा ये है, इसके नीचे इसके एलिमेंट है, इसका पेरेंट ये है, इसके नीचे इसका एलिमेंट है, और इसका पेरेंट ये है। तो ऐसे करके ये हमारा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी बन सकता है। बट हम इसके अंदर पाथ कंप्रेशन का यूज करेंगे, जिससे हमको क्या होगा कि हमारे पूरे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका एक ही पेरेंट होगा। तो अभी आपको यार ये वर्ड समझ नहीं आ रहे होंगे, बट अभी आप यही सपोज करो कि हमारा एक सेट है, उसके अंदर हमारे पास एक पेरेंट होगा सभी एलिमेंट्स के लिए, तो पूरे सेट का हमारे पास एक ही पेरेंट हो गया, ठीक है। इस वाले सेट का हमने ये सपोज करा पेरेंट, इस नीचे वाले सेट का हमने ये सपोज करा पेरेंट। तो जब हमारे पास एक एलिमेंट आया, तो एलिमेंट आया, हमने इसको 1 कर दिया। अब हम क्या चेक करेंगे, क्या इसके ऊपर वाला 1 है? तो हमने क्या चेक करना है, 1 आया तो हमको उनको मर्ज करना है ना। तो हमने क्या देखा, इन दोनों का हमारे पास 1 आया है, तो इसके ऊपर हमारे पास 1 आया, तो हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे। तो हम यहाँ से इसको हटाएंगे, इसकी बाउंड्रीज, और हम ऐड कर देंगे इसको अपने सेट के अंदर। तो इसके अंदर ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम कह देंगे इसका पेरेंट भी ये है अब से, ठीक है। हम ऐसे करके ऐड कर देंगे। अब हमारे पास क्या आया, हमने देखा, हमने अभी इसके ऊपर चेक करा था, हमने इसके राइट में चेक करा, राइट में नहीं है 1, लेफ्ट में चेक करा, लेफ्ट में नहीं है 1। अब इसके नीचे चेक करेंगे, नीचे देखा, नीचे है 1। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का भी पेरेंट चेंज कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले का पेरेंट चेंज कर रहे हैं और ऊपर रख रहे हैं उसको। तो हम नीचे वाले का पेरेंट चेंज करेंगे, तो नीचे वाले का हटाया हमने, नीचे वाले का पेरेंट हमने ऊपर वाले का पेरेंट रख दिया। तो नीचे वाले का पेरेंट इसका पेरेंट हो जाएगा। तो इसका पेरेंट कौन है हमारे पास, ये। और इसका पेरेंट, नीचे वाले का पेरेंट भी हो जाएगा हमारे पास अभी ये। तो हमने अभी इसका पेरेंट चेंज करा है, और फिर जब हमारे पास काउंट की बारी आएगी तो हम इन सब का नीचे वालों का पेरेंट भी चेंज कर देंगे। तो यार अभी शायद से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो अगर समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, बट नहीं आ रहा है तो अब जो हम एग्जाम्पल करेंगे आगे उससे आपको और समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास है 1 1। सबसे पहले हमने 1 1 को करा, ठीक है। 1 1 हमारे पास 0 0, यहाँ पे 0, ये 1 1 हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 0 1, तो 0 1, 0 रो फर्स्ट कॉलम, तो हमने इसको अभी 1 कर दिया। तो अभी हमने इसको 1 कर दिया। तो हमने पहले देखा, हमने इसको रखा। तो स्टार्टिंग में हम क्या कहेंगे यार, स्टार्टिंग में हम ये कहेंगे सबका पेरेंट वो खुद ही होने वाले हैं। तो इसके लिए यार हम एक ट्री नहीं बनाने वाले, हमें लिटरली एक पूरा ट्री नहीं बनाना है ऐसे पेरेंट साइड का। हम क्या बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे। तो एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर हम इंडेक्स पे रखेंगे कि उसका पेरेंट कौन है। तो एक्स हमारा इंडेक्स हो गया सपोज, तो उसका पेरेंट क्या होगा, जो यहाँ पे एलिमेंट होगा। तो ये हमारा पेरेंट एरे हो गया। और इसके अंदर एक्स का अगर हमें पेरेंट निकालना है तो वो होगा हमारा
एलिमेंट, पेरेंट ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारा चीज होगा, एलिमेंट होगा हमारा जो उसका करंट इंडेक्स का पेरेंट है। तो अभी हमने सारे के सारे कह दिए वो पेरेंट खुद है, क्योंकि यार हम डिफॉल्ट वैल्यू हम जीरो रखेंगे, पर जीरो हमारा ये एलिमेंट है, तो जीरो तो हमारा किसी का पेरेंट नहीं है, तो यार हम वो जीरो एलिमेंट नहीं रख सकते। तो अगर हमें पेरेंट एरे फिल करना है तो हम क्या कह देंगे, एक्स का एलिमेंट, एक्स का पेरेंट खुद एक्स ही है। तो यहाँ पे जो जो भी इंडेक्स होंगे सभी कह देंगे जीरो इंडेक्स है। तो एक बार लिख के देखते हैं, जीरो इंडेक्स है तो जीरो का पेरेंट जीरो, वन इंडेक्स है, वन इंडेक्स है तो वन का पेरेंट वन, टू इंडेक्स है टू का पेरेंट टू, थ्री इंडेक्स थ्री का पेरेंट थ्री, ऐसे करके हम सारे इंडेक्स रख लेंगे और हम वन डी एरे बनाएंगे। तो अगर हम मैट्रिक्स से वन डी एरे बना रहे हैं तो हमको उसके लिए कन्वर्जन के लिए कुछ और तरीका भी सोचना पड़ेगा, यूनिक तरीका। तो हम जीरो को जीरो पे रखेंगे, वन को वन इंडेक्स है, ये जीरो जीरो है तो जीरो जीरो को हम जीरो इंडेक्स मानेंगे, जीरो वन है, ये जीरो वन है तो जीरो वन को हम वन मानेंगे, यहाँ पे वन। तो अगर इसके बाद क्या आया, इसके बाद आएगा जीरो टू, तो जीरो टू को हम टू मानेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा, सपोज करो ये आया अब इसके बाद, तो इसको हम क्या मानेंगे, ये है हमारा वन जीरो, तो वन जीरो को हमको थ्री मानना पड़ेगा। तो वन जीरो को हमने थ्री मानना है, तो इसको हम कन्वर्ट करने का भी कोई तरीका सोचना पड़ेगा। तो वो तरीका यार ये जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो क्या होगा, ये हमारा इसका ये है हमारा आई, तो आई इंटू जितने हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए एन, तो एम इंटू एन की ये मैट्रिक्स होगी। तो इसके लिए यार थोड़ा क्लियर लिख के दिखाता हूँ हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो सपोज करो हमारे पास थ्री क्रॉस थ्री साइज की मैट्रिक्स है, जीरो 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 वन, ये क्या होगा, जीरो टू वन जीरो वन 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 टू टू जीरो टू वन टू टू। तो इसको हमने एक सिंगल एरे के अंदर कन्वर्ट करा है, वन डी एरे के अंदर, इसका ये वाला एलिमेंट हमारे यहाँ पे पॉइंट करे। तो ये तो जीरो जीरो है तो हम इसको यहाँ पे जीरो को पॉइंट करा सकते हैं, ये जीरो वन है तो जीरो वन को हम वन पे पॉइंट करा सकते हैं, हम इसका लास्ट वाला कॉलम एलिमेंट मान सकते हैं कि हमने कॉलम एलिमेंट लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये जीरो टू है तो हम जीरो टू को यहाँ पे टू पे पॉइंट करा सकते हैं। बट इसके बाद जब ये वन जीरो आया, तो एक सेकेंड, यहाँ पे जब ये हमारे पास वन जीरो आया तो वन जीरो को हम कैसे पॉइंट कराएंगे यहाँ पे थ्री पे। तो उसके लिए यार देखो आई है हमारा वन, तो आई इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं थ्री प्लस जे, ये करके देखो, वन इंटू थ्री, वन इंटू थ्री कितना हुआ थ्री प्लस जीरो, तो वन इंटू थ्री हमारे पास थ्री हो गया। तो हमने इस फॉर्मूला से आई इंटू एन प्लस जे, ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है। ओके इसको इरेज करते हैं बस, आई इंटू एन प्लस जे ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है, इसके इंडेक्स से, मैट्रिक्स के इंडेक्स से एरे के इंडेक्स में कन्वर्ट करने का, आई इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस जे। तो इसके अंदर क्या हुआ, आई आई हमारा कितना था वन इंटू थ्री प्लस जीरो, तो ये हमारा थ्री पे पॉइंट होने लगा, तो ये इंडेक्स है वन जीरो, ये हमारा थ्री को पॉइंट कर रहा है। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स क्या है हमारा वन वन, तो वन इंटू थ्री, वन इंटू थ्री कितना हुआ थ्री प्लस जे की वैल्यू क्या है वन, थ्री प्लस वन हमारे पास फोर हो गया। तो ये वाला इंडेक्स हमारा फोर को पॉइंट कर रहा है। और वन इंटू टू का कितना हुआ, तो ये हमारा फाइव पे पॉइंट करेगा, थ्री प्लस टू फाइव। और अब इसकी बारी आई, तो टू इंटू थ्री कितना हुआ फाइव प्लस जीरो, तो हमारा ये वाला इंडेक्स फाइव को पॉइंट करेगा। ओके फाइव को ही करेगा ना, नहीं थ्री इंटू टू सिक्स होता है, ओके सॉरी, सो थ्री इंटू टू ये हमारा सिक्स को पॉइंट करेगा, और फिर थ्री इंटू टू ये हमारा सिक्स प्लस वन, तो ये हमारा सेवन को पॉइंट करेगा, और ऐसे ये हमारा एट को पॉइंट करेगा। और यही सेम चीज़ हम इनके भी यूज़ कर सकते हैं। तो जीरो इंटू थ्री ये हमारा जीरो हो गया, प्लस लास्ट वाला जीरो प्लस जीरो, ये हमारा ये वाला इंडेक्स हमारा जीरो को पॉइंट कर रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला यार हमारा बिल्कुल ठीक है, अगर हम मैट्रिक्स से एरे का इंडेक्स लेना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्मूला अभी के लिए याद रखना है, इसका मैं बताऊंगा आगे यूज़ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स हम कोई भी मान लेते हैं, जीरो 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 वन जीरो 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 जीरो, ठीक है। अभी हम इसको वन कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, हमारे पास ये वन आया था, ठीक है, तो हमने एक एरे बना लिया जिसके अंदर हम एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उसके पेरेंट रखेंगे, जैसे हमारे एक सेट के अंदर होता है। तो ये हमारा पेरेंट एरे हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या कहा, ये जीरो है तो इसका पेरेंट ये खुद, ये वन इंडेक्स है तो इसका पेरेंट ये खुद, अभी यहाँ पे जीरो कर देते हैं। अब इस सभी एलिमेंट जीरो कर देते हैं हम, ओके, एक एक करे पूरे पूरे स्टेप दिखाऊंगा। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टोटल नाइन नाइन इंडेक्स है, तो जीरो वन टू, टू का पेरेंट खुद टू, थ्री का पेरेंट खुद थ्री, फिर फोर का पेरेंट खुद फोर, फाइव का पेरेंट भी खुद फाइव, सिक्स सेवन एट एंड नाइन। तो यहाँ पे इंडेक्स जो होगा वही उसका एलिमेंट भी होगा, ठीक है।
तो ये आपको ये लॉजिक समझ आया हो कि हमने ऐसे क्यों रखा है, क्योंकि हम सभी के एलिमेंट डिफॉल्ट वैल्यू सभी की जीरो होती है, बट जीरो हमारा अभी किसी का भी पेरेंट नहीं है, तो हम स्टार्टिंग में क्या कहेंगे, जो एलिमेंट होगा उसका पेरेंट वो खुद होगा। तो ये चीज़ हमने थोड़ा अपना स्टार्ट करने के लिए रखी है ताकि हम इसको बाद में चेंज कर सकें। तो अभी इसको यार अपने सेट की फॉर्म में भी देखो, जैसा हम ट्री की फॉर्म में सपोज करते हैं, तो ज़ीरो इसका पेरेंट ये खुद, वन इसका पेरेंट ये खुद, टू इसका पेरेंट ये खुद, थ्री इसका पेरेंट ये खुद, मतलब ये अभी एक अलग से नोड पड़ी है, फोर इसका पेरेंट भी है खुद, फाइव, सिक्स। आपको ये यार इमेजिन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये क्वेश्चन इमेजिन कर लिया तो ये आपको काफ़ी सही रहने वाला है। एट, तो ए जीरो से एट, एट एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, तो तभी आपको ये समझ आएगा अगर आप इसको अच्छे से इमेजिन कर पाओगे तो ये हमारी मैट्रिक्स है, ये हमारी मैट्रिक्स होगी, हमने ट्री की फॉर्म में इमेजिन करें कि अभी कैसे पढ़े हमारी नोट्स, सभी नोट्स हमारी अलग अलग पड़ी हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आया, वन आया, हमने इस एलिमेंट को वन कर दिया, तो मतलब क्या है इसका, जीरो वन टू थ्री फोर, तो फोर का पेरेंट अभी वन आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने चेक क्या करना है कि इसके ऊपर कोई है, नहीं है, इसके नीचे कोई है, नहीं है। तो अगर इसके ऊपर नीचे नहीं है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट में कोई नहीं है, तो हमको किसी के साथ यूनियन करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब फोर का पेरेंट अभी फोर ही रहने वाला है क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट आया है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमारी दूसरे ऑपरेशन आएगा, इसको हम हटा के वन कर देंगे, इसको हम हटा के वन कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे चेक करा, नहीं है, यहाँ पे चेक करा, नहीं है, इसके नीचे चेक करा हमने, नीचे इसके एक वन आ गया, तो अब हमको इसको एक ही सेट बनाना पड़ेगा, तो इनका एक कॉमन पेरेंट होना चाहिए। तो हमने नीचे देखा, तो हम नीचे देखा इसका एक ही सेम वन वन आ रहा है, तो हमको इसको एक आइलैंड बनाना है, इसको एक ही सेट बनाना है, तो मतलब हमारा कॉमन पेरेंट आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूनियन कर देंगे, और यूनियन कैसे करेंगे, हम इसका पेरेंट लेंगे, इसका पेरेंट लेंगे, और दोनों का पेरेंट कॉमन कर देंगे। तो इस वाले का पेरेंट क्या आया, जीरो वन, इसका वन का पेरेंट आया हमारे पास वन, तो वन का पेरेंट यहाँ पे देखते हैं, वन का पेरेंट हमारे पास वन आया, और जीरो वन टू थ्री फोर, फोर का पेरेंट हमारे पास फोर आया। तो हम क्या कहेंगे, हम वन का पेरेंट चेंज कर देंगे, आप या तो वन का पेरेंट चेंज कर सकते हो या फोर का पेरेंट चेंज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो हम यहाँ पे वन का पेरेंट चेंज कर देंगे और कह देंगे वन का पेरेंट, पेरेंट ऑफ दिस एक्स, तो ये हमारा एक्स ले लेते हैं, ये वाई ले लेते हैं, पेरेंट ऑफ एक्स इक्वल टू पेरेंट ऑफ वाई, पेरेंट ऑफ वाई। तो ये चीज़ हम कह देंगे, तो इसका मतलब क्या है, पेरेंट ऑफ एक्स में हमारे पास वैल्यू क्या पड़ी थी वन, और पेरेंट ऑफ वाई है हमारा फोर, तो हम कह देंगे पेरेंट ऑफ एक्स हम चेंज कर देंगे, तो मतलब वन का पेरेंट अब फोर हो गया, तो वन का पेरेंट अब फोर हो गया, ठीक है, हमने ऐसे कह दिया, और इन दोनों को हटा देंगे, अब इसको साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे फोर आ गया, और इसका पेरेंट हो गया, नहीं फोर हो गया किसका पेरेंट, वन का पेरेंट, तो हमने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या आया, इसके बाद हमारा सपोज करो एक और आया, तो एक और एलिमेंट आया, हमने सपोज करो इसको हटा के हमने वन कर दिया, तो हमने क्या देखा, इसके राइट में देखा, इसके लेफ्ट में देखा, इसके लेफ्ट में एक एलिमेंट आ रहा है, तो हमने देखा अब इसको हमको मर्ज करना पड़ेगा, इनका कॉमन पेरेंट लाना पड़ेगा इन दोनों का। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये कौन सा इंडेक्स है, फोर फाइव, तो फाइव का पेरेंट हम इसका पेरेंट चेक करेंगे और इसका पेरेंट चेक करेंगे, और दोनों का पेरेंट हम कॉमन कर देंगे, तो दोनों का पेरेंट हमने कॉमन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी फाइव उठाया और हमने क्या कह दिया, फाइव का पेरेंट हम चेंज करें या फोर का पेरेंट चेंज करें, तो चलो हम फोर का पेरेंट चेंज करते हैं। इस टाइम हम फोर का पेरेंट चेंज करेंगे, और बाद में आपको दिखाऊंगा कि हमारा एल्गोरिथम वर्क कैसे करेगा, और पाथ कंप्रेशन वाली चीज़ क्या थी। तो फोर का पेरेंट आया हमारे पास, तो फोर का पेरेंट है हमारे पास खुद फोर, और थ्री का इसका फाइव का पेरेंट है खुद फाइव, तो हम कह रहे हैं हम फोर का पेरेंट चेंज करेंगे इस बारी। तो फाइव हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पे फाइव रख दिया, यहाँ पे हमने फाइव रख दिया, और हम कहेंगे जो फोर का पेरेंट है, फोर का पेरेंट कौन है, खुद फोर, उसको हमने कह दिया फाइव का पेरेंट, और फाइव का पेरेंट है खुद फाइव, तो हमने ऐसे कह दिया। हमने अब चेक क्या करा, वन का पेरेंट कौन था, वन का पेरेंट है हमारे पास फोर, और फोर का पेरेंट है फाइव, तो ये चीज़ हमारी दिख रही है हमको। बट जब हम यहाँ पे चेक करेंगे वन का पेरेंट कौन है, तो वन का पेरेंट हमारे पास क्या आएगा, वन का पेरेंट हमारे पास फोर आएगा। तो यार ये चीज़ हमारी गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास सपोज करो ये वाला एलिमेंट आया, नहीं ये वाला नहीं, इसको, ये वाला एलिमेंट आया और इसकी जगह हमने वन कर दिया, इसकी जगह हमने वन कर दिया, तो हमने देखा इसके इसके राइट में हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे मर्ज करेंगे, इसका पेरेंट चेक करेंगे, जीरो का पेरेंट और वन का पेरेंट, तो जीरो का पेरेंट जीरो है और वन का पेरेंट हमारे पास फोर है, तो जीरो को हटाया, जीरो का पेरेंट क्या आया, जीरो, और वन का पेरेंट वन, तो हम जीरो का पेरेंट चेंज करेंगे, तो जीरो का पेरेंट क्या हो जाएगा, वन का पेरेंट, तो वन का पेरेंट हमारे पास फोर आ रहा है और जीरो का पेरेंट खुद जीरो है, तो जीरो का पेरेंट हो जाएगा वन का पेरेंट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा यार, इन सभी ये हमारे पास चार बन रहे हैं, चार एलिमेंट बन रहे हैं हमारे पास, इन चारों का क्या कॉमन पेरेंट है, नहीं, इन चारों का हमारे पास कॉमन पेरेंट नहीं आ रहा। वन और जीरो का पेरेंट हमारे पास होने वाला है फोर,
और और यहाँ पे 4 का पेरेंट हमारे पास होने वाला है 5। तो यार एक बार इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना अगर आपको नहीं समझ आ रहा। तो हमको इनका कॉमन पेरेंट चाहिए था, जिसके बाद हम अगर कोई हमारा बड़ा सेट मर्ज हो रहा हो तो हम इनका कॉमन पेरेंट लेके मर्ज कर सकें। बट यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 का पेरेंट 4 आ रहा है, 0 का पेरेंट भी 4 आ रहा है, बट 4 का 5 आ रहा है। तो यार ये हमारा कॉमन पेरेंट नहीं आ रहा है। तो यार यहाँ पे हम पता क्या करने वाले हैं, पाथ कंप्रेशन। तो देखो हमने जब 1 का पेरेंट चेक करा, हम क्या चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 0 का पेरेंट, यहाँ पे 1 का पेरेंट ले रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, 0 का पेरेंट हो जाएगा 1 का पेरेंट। तो जब हम 1 का पेरेंट निकाल रहे हैं, ये चीज देखो, जब हम 1 का पेरेंट निकाल रहे हैं तो हम उसका एक ही लेवल ऊपर का पेरेंट नहीं निकालेंगे, हम उसका सुपर पेरेंट निकालेंगे। ये चीज सपोज करो कि हम सुपर पेरेंट निकालेंगे। तो उसके लिए यार मैं आपको तरीका दिखा दूंगा कि हम सुपर पेरेंट या फिर जो भी है हमारा पूरा सबसे बड़ा पेरेंट हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या कह देंगे, हम पेरेंट चेंज कर देंगे। अगर हमारे पास 4 का पेरेंट कोई है, 1 का पेरेंट 4 है, बट अगर हमारे पास 4 का भी पेरेंट है या फिर उससे ऊपर भी हमारे पास कोई लेवल पे पेरेंट्स पड़े हैं, यहाँ पे अगर 5 के ऊपर भी हमारे पास कोई पेरेंट है कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे नीचे वाली वैल्यूज होंगी ना चिल्ड्रंस की, उनकी हम वैल्यू चेंज कर देंगे और उनको हम ये बड़ी वैल्यूज असाइन कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से 1 हट जाएगा और हम 1 का पेरेंट बीच में चेंज कर रहे हैं। जब हम उसका पेरेंट निकाल रहे हैं तो हम 1 का पेरेंट चेंज कर रहे हैं कि 4 का कोई पेरेंट पड़ा तो नहीं है। तो अगर 4 का पेरेंट पड़ा होगा तो हम 1 के पेरेंट को वो असाइन कर देंगे। तो एक बार यार रिवाइंड करके देख लेना, ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है आपके लिए, ये वीडियो भी थोड़ी लंबी होने वाली है आज। तो ये 1 का पेरेंट हमने चेंज कर दिया है। अब हमारे पास जब 0 का पेरेंट आया, हमने जब 0 का पेरेंट अपडेट करना था तो हमने क्या कहा, 0 का पेरेंट होएगा 1 का पेरेंट। तो 1 का पेरेंट हमारे पास 5 पड़ा है और 0 का पेरेंट भी हम उसी को कह देंगे। तो यहाँ से हमारे पास 3 नोड्स आ गया और तीनों का पेरेंट अब हमारे पास सेम है, 0, और इनका पेरेंट हो गया 5। या तो हम 5 का पेरेंट भी चेंज कर सकते थे। उसके बाद फिर अगले लेवल पे पाथ कंप्रेशन आएगा। तो हमने इसके बाद क्या देखा, इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हम जब हमको काउंट चेक करना पड़ेगा हमने अपने सेट के अंदर कि हमारे पास सेट कितने हैं, तो हम ये पेरेंट वाले एरे में ट्रेवर्स कर लेंगे। हम पेरेंट वाले एरे में ट्रेवर्स कर लेंगे और हम देखेंगे 1 कौन कौन आ रहे हैं। यहाँ पे 1 आ रहा है, 0 पे 1 आ रहा है, तो 0 का हमने पेरेंट चेंज करा अभी, ओके। 0 का पेरेंट हमने कर दिया 5। तो हम जब काउंट चेक करना पड़ेगा तो हमने देखा यहाँ पे 0 पे 1 आ रहा है, तो हमने 0 का पेरेंट देखा, क्या 0 का पेरेंट वो खुद है, नहीं 0 का पेरेंट वो खुद नहीं है, तो हम काउंट इंक्रीज नहीं करेंगे। फिर 1 आया, 1 पे 1 आ रहा है 1 इंडेक्स पे, तो 1 का पेरेंट भी 4 है, 1 का पेरेंट वो खुद नहीं है। उसके बाद हमारा यहाँ पे 0 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है पेरेंट, 4 का पेरेंट वो खुद है, नहीं हमने 4 का पेरेंट भी चेंज करा था, तो इसको चेंज करने की जरूरत है। तो 4 का पेरेंट यहाँ पे 5 है, तो 4 का पेरेंट हमने चेक करा, क्या वो खुद है, नहीं 4 का पेरेंट वो खुद नहीं है, तो हम ये यहाँ पे भी काउंट नहीं ऐड करेंगे। बट जब हम 5 पे आए, तो 5 पे आए हमने देखा 5 का पेरेंट वो खुद है, तो हम यहाँ पे आके काउंट इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि 5 हमारा किसी सेट का पेरेंट होने वाला है, किसी पूरे सेट का। तो अगर ये हमारा 1 हो रहा है, ये हमको ये चीज दिख रही है, वो हमारा 1 है, वो मतलब लैंड है हमारे पास और वो पेरेंट भी है खुद का, तो मतलब वो किसी पूरे सेट का पेरेंट होने वाला है। या तो वो अकेला पड़ा होगा, या तो वो अकेला पड़ा होगा किसी सेट के अंदर, या फिर उसके साथ बाकी सारे एलिमेंट्स जुड़े होंगे। तो ऐसे करके हम काउंटर करेंगे। तो ये एल्गोरिदम आप अभी इमेजिन मत करना, बस ये अभी केस इमेजिन करो कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये एल्गोरिदम इमेजिन करके देखो। तो यहाँ पे हम ऐसे करके अपने पेरेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं और जो नोड्स हैं हमारे पास उसके पेरेंट असाइन कर रहे हैं। तो एक बार ये एल्गोरिदम सोचते हैं। अब सबसे पहले यार हमको करने की क्या जरूरत है, सबसे पहले हमको एक मैट्रिक्स बनानी है ना, क्योंकि हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसी के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे ये 1 1 है या नहीं, उसके बाद हम ये पेरेंट वाले एरे का काम भी देखेंगे। सबसे पहले हमको ये मैट्रिक्स एरे बनाना है, मैट्रिक्स बनानी है ये, ओके। तो मैट्रिक्स इक्वल टू न्यू इंटीजर मैट्रिक्स रोज कोमा, ओके कोमा नहीं, कॉलम्स। तो मैट्रिक्स एरे बनाना है हमने, तो हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। अब इसके बाद हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमको एक ये लिस्ट ऑफ आंसर भी बनाना है, आंसर न्यू। अब इसके बाद क्या करना है, हमने अपने ऑपरेटर्स में ट्रेवर्स करना है, इंटीजर एरे, एक ओ वी आर ए टी ओ आर ऑपरेटर फ्रॉम दिस, एक ऑपरेटर ले लिया। अब इसके अंदर हमारे पास एक आई आएगा, जो आई होगा इसका 0th इंडेक्स, और हमारे पास एक जे आएगा, ओ पी ई आर ए टी ओ आर 1 इंडेक्स। तो हमारे पास अब एक्स एलिमेंट आ गए हमारे एरे के अंदर और हमने एरे भी रख लिया, ओके। मैट्रिक्स भी बना लिया हमने। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स में वैल्यू फिल करनी है इस इंडेक्स वाली। तो मैट्रिक्स में दिस आई एंड जे हमने 1 कर दिया। अब हमने 1 कर दिया, अब इसके बाद हम क्या चेक कर रहे थे, सबसे पहले हमने ये मैट्रिक्स रखी हुई है, इसके अंदर हमने 1 कर दिया, तो हम इसके चारों डायरेक्शन में चेक कर रहे थे, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे और नीचे ऊपर। तो यार इस चीज़ को करने का एक ऑप्टिमाइज तरीका क्या होता है, हम एक एरे बना लेंगे डायरेक्शन वाला।
तो एक डायरेक्शन एरे बना लेंगे जिसके अंदर एक 2D एरे बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वो आएंगे, आई आएगा और जे आएगा। या तो फिर हम इससे अच्छा क्या करते हैं, एक्स के लिए अलग एरे बना लेते हैं, वाई के लिए अलग एरे, तो डी एक्स मतलब कितना हमारा डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर हम एरे बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक्स कहाँ पे जा सकता है, एक से इंक्रीज हो सकता है, एक से डिक्रीज हो सकता है, या फिर हमारा एक्स सेम रहेगा। ओके, सो पहले मैं बना के दिखा देता हूँ, फिर उससे आपको पता लग जाएगा। डी वाई, तो इसके अंदर हमारा ज़ीरो, इसके बाद हमारा ज़ीरो है तो वन, और फिर ज़ीरो और -1। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमारी डायरेक्शन कौन कौन सी है, 1 0, तो 1 0 है मतलब हम अपना रो इंक्रीज कर रहे हैं और कॉलम सेम है हमारा। और फिर ये हमारा 0 1 है, 0 1 है मतलब हम अपना कॉलम इंक्रीज कर रहे हैं, और -1 0 है मतलब हम अपनी रो डिक्रीज कर रहे हैं, और 0 -1 है मतलब कॉलम डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये हमारी चार डायरेक्शन आ गई। तो इन चारों डायरेक्शन में हम एक लूप से ट्रेवर्स कर लेंगे। i = 0, आई लेना बनता है, तो यहाँ पे एक्स वाई ले लेते हैं, फिर हम एक्स, यहाँ पर वाई, वाई, तो i >4, i++। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पहली डायरेक्शन लेनी है। तो हमारा एक इसके बाद एक इंडेक्स आएगा, नया इंडेक्स, तो न्यू एक्स इक्वल टू जो हमारा करंट एक्स है प्लस हमारी डायरेक्शन हमने कौन सी ली है, ith डायरेक्शन लिया है। और वाई के लिए भी सेम, हमारा करंट वाई, न्यू वाई आया है, ये न्यू वाई आया है हमारा करंट वाई प्लस हमने जो वाई की डायरेक्शन लिया ith। तो ये आपको पता लगेगा नया एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आई है। ओके, हेलो, ओके, वॉल्यूम ठीक आ रही है। एंड आफ्टर दैट इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये न्यू एक्स और न्यू वाई आ गया। सपोज करो हमने 0 0 पे रखा, यहाँ पे हमने 0 0 एलिमेंट को चेंज कर दिया 0 0 वाले को, और उसके बाद हमने न्यू एक्स और न्यू वाई ली, तो वो हमारी ये वाली इंडेक्स आ गया, तो वो हमारा मैट्रिक्स से बाहर चला गया। तो हमको बेस केस भी रखने पड़ेंगे कि हमारे मैट्रिक्स से बाहर नहीं जाने चाहिए एक्स और वाई। तो इफ़ न्यू एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड साथ साथ जो न्यू वाई है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड जो हमारा न्यू एक्स है वो हमारा रेंज के अंदर होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए रोज, एंड जो y है वो हमारा लेस देन होना चाहिए कॉलम्स। एंड उसके बाद यहाँ पे ओके के नहीं गिवन है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, ये हमारे चारों पता लग गया हमको वैलिड है हमारे एक्स एंड वाई। तो इसके बाद हमको ट्रेवर्स कब करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा केस बन रहा था, इसके बाद हम कहाँ पे कब ट्रेवर्स कर रहे थे, सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, 0 0 0 0, ये सिनेरियो था। अब हमने सबसे पहले 1 कर दिया, तो 1 करा तो हमने चारों डायरेक्शन में चेक करा कि कहीं पर 1 आ रहा है या नहीं। तो अगर सपोज करो हम यहाँ पे आ गए, ये वाला केस है हमारा, यहाँ पे 1 है, इसके करने के बाद हमने यहाँ चेक करा, यहाँ करा, ऊपर करा और नीचे करा, तो नीचे अगर 1 आ गया तो हम इनको यूनियन कर रहे हैं, है ना। तो नीचे अगर 1 आ गया तो हमको यूनियन करने की जरूरत है। तो हम चेक करेंगे, एंड हमारा मैट्रिक्स में न्यू एक्स और न्यू वाई इंडेक्स पे अगर हमारे पास 1 आ गया तो हम यूनियन करेंगे। तो यूनियन करने के लिए यार हमको एक यूनियन फाइंड का ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो यूनियन फाइंड यार हम एक क्लास बना लेते हैं सबसे पहले, जो हमारा ये सब काम करके देगी, हमारा ये वाला काम करेगी, और बैकएंड में हमारा क्या चीज़ चल रही होगी, ऐसा ऐसा कुछ चल रहा होगा। बट हमको ओरिजिनली हमको सिर्फ ये पेरेंट वाला एरे ही चाहिए होगा, है ना। तो हम ये वाला काम कर लेते हैं, उसके लिए हम एक क्या बनाएंगे, यूनियन फाइंड क्लास, क्लास बनाएंगे यूनियन फाइंड। ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है यार, बस आप ये इमेजिन करके देखो और ये वाली चीज़ आपको सारी समझ आ जाएगी। तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। हम एक क्लास क्यों बना रहे हैं पूरी, और उसके अंदर हम एलिमेंट क्या क्या रखेंगे, उसके अंदर हम ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म कराएंगे। तो सबसे पहले हम इस क्लास के अंदर हमको क्या चाहिए, पेरेंट एरे, पेरेंट एरे, और इसके अंदर हमको इसको पूरा ही लिख लेते हैं। एंड इसके बाद हमको क्या चाहिए, इस पेरेंट एरे का साइज, इस पेरेंट एरे का साइज क्या होने वाला है, इस पेरेंट एरे का साइज 8 है, यानी कि n × m, टोटल हम n × m साइज रख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज करना है, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, इसके अंदर हम क्या पास कराएंगे, हमने साइज बनाना है तो हमको n और m पास कराना पड़ेगा, रो और कॉलम। तो सबसे पहले हम साइज लिखेंगे, साइज क्या हो जाएगा हमारा, रो इनटू कॉलम। तो इसके बाद हमने अब पेरेंट एरे को इनिशियलाइज कराना है, साइज
एंड आफ्टर दैट इसके बाद अभी सारे की सारी वैल्यूज जीरो होगी पेरेंट एरे के अंदर। ये आपको पता होगा जावा के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू सभी की जीरो होती है, तो हमको सभी की वैल्यूज चेंज करनी है और कह देंगे वो खुद ही पेरेंट है खुद का। तो इसके बाद हम पेरेंट एरे में ट्रावर्स कर लेंगे, आई शुड बी लेस देन साइज, एंड इसके बाद पेरेंट ऑफ दिस ith एलिमेंट, इस ith एलिमेंट का पेरेंट क्या होगा, वो खुद आई। तो बस हमारा काम इतना ही था। कंस्ट्रक्टर में हमने यही करेंगे, बस कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो सबसे पहले हमको एलिमेंट बनाना पड़ेगा, वो यूनियन फाइंड यूएफ, यूनियन फाइंड, और इसके अंदर हम रो पास कराएंगे और कॉलम पास कराएंगे। तो ठीक है, हमने एक यूनियन फाइंड का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब हमको यूनियन फाइंड का ऑब्जेक्ट यूज करके यूएफ डॉट हमको यूनियन करना है। अब यूनियन करना है हमको कौन कौन से एलिमेंट, हमारा ये जो हमारा करंट इंडेक्स था, हमारा ये वाला इंडेक्स आया, और जो हमारा पहले इंडेक्स आया, जो हमारा न्यू एलिमेंट आया, न्यू एक्स और न्यू वाई आया, उसके अकॉर्डिंग हमको इस पेरेंट एरे के अंदर एक इंडेक्स चाहिए। और जो हमारा ये पहले से एक्स एंड वाई पड़ा है, तो ये हमारा जो पहले से एक्स एंड वाई पड़ा है, इसके लिए भी हमको पेरेंट एरे के अंदर एक इंडेक्स चाहिए। तो वो चीज़ हमने कैसे निकाली थी, मैट्रिक्स के इंडेक्स में से हमने एक सिंगल एरे का इंडेक्स कैसे निकाला था, आई इंटू कॉलम प्लस जे करके। ये चीज़ आप रिवाइंड करके देख लेना, ये हमने कैसे निकाली थी, आई इंटू कॉलम प्लस जे करके। तो यूनियन करेंगे हम दो एलिमेंट्स का, तो दो एलिमेंट्स का हमने इस पेरेंट एरे के अंदर इंडेक्स लेना है। पेरेंट एरे के अंदर इंडेक्स पास करेंगे और उनका पेरेंट सेम कर देंगे। तो सबसे पहला इंडेक्स क्या होगा हमारा, एक्स, या फिर सबसे पहला इंडेक्स हम एक्स ही रख लेते हैं, ठीक है, इंटू कॉलम प्लस वाई, है ना, एंड इसके बाद न्यू एक्स प्लस न्यू एक्स इंटू कॉलम प्लस न्यू वाई। ओके ठीक है, हमने यूनियन कर दिया। अब इसके बाद हमारा जो भी हमारी चारों डायरेक्शन में यूनियन कर सकते होंगे हम यूनियन करेंगे। तो अब यूनियन वाला फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले। तो यूनियन वाला फंक्शन हमारा कैसे दिखेगा, तो यार उसके लिए ये हमारा कुछ रिटर्न नहीं कराएगा, वॉइड होगा यूनियन। अब इसके अंदर हमारे पास पहला इंडेक्स आएगा जो हमारे पेरेंट एरे के अंदर का होगा, और दूसरा हमारा वाई इंडेक्स आएगा। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने पेरेंट ले लेना एक्स का, वो हमारा आ जाएगा पेरेंट फंक्शन से, फाइंड पेरेंट ऑफ एक्स। तो हम एक ये फाइंड पेरेंट फंक्शन लिख देंगे, और पेरेंट ऑफ वाई वो हम लिखेंगे फाइंड पेरेंट फंक्शन से निकाल लेंगे वाई का पेरेंट। तो हमने एक्स का पेरेंट निकाल लिया और वाई का पेरेंट निकाल लिया। तो अब हमने करना क्या है, हम पेरेंट भी चेंज कर रहे हैं और एलिमेंट की वैल्यूज भी चेंज कर रहे हैं। तो हमने इनके पेरेंट कॉमन कर देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो आप वाई का पेरेंट चेंज कर सकते हो, आप एक्स का पेरेंट चेंज कर सकते हो, वो टोटली आपकी मर्जी है। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट ऑफ वाई हमने क्या चेंज कर दिया, पेरेंट का जो हमारे वाई का पेरेंट आया ना, वो उसका बड़े वाला पेरेंट आ गया, तो हम उसका पेरेंट भी चेंज कर देंगे, उसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, और वो क्या हो जाएगा हमारा एक्स का पेरेंट, पेरेंट ऑफ एक्स। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा कि हमने बिल्कुल पेरेंट कैसे चेंज कर दिया इन दोनों एलिमेंट्स के। तो ठीक है, ये हमको अब पता लग गया। अब हमको फाइंड पेरेंट ये वाला फंक्शन लिखना है। तो ये हमारा क्या रिटर्न कराएगा, एक एलिमेंट रिटर्न कराएगा। तो इंडेक्स इंटीजर फाइंड पेरेंट, और इसके अंदर एक एक्स आ रहा है, तो हमने एक्स का पेरेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो बेस केस क्या होगा, इसके अंदर हम रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे, और वो मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखेंगे। बेस केस क्या होगा इसके अंदर, अगर हमारा पेरेंट ऑफ एक्स हमारा एक्स हो गया खुद ही, तो ये वाला हमारा बेस केस, जब हमारा जो हमारा एलिमेंट है वो खुद का पेरेंट है, तो ये वाला केस हमारा, तो हमने क्या रिटर्न कराना है, क्या होगा पेरेंट, एक्स ही होगा पेरेंट, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है, तो हमारा जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था, वो चीज इमेजिन करो, जब हमारे पास ये फॉर्म बन रही थी, यहाँ पे 4 का पेरेंट 5, इसके नीचे 1 का पेरेंट 4। तो हम पहले 1 का पेरेंट निकालना है, फिर हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर हमको 4 का पेरेंट निकालना है, तो उसके बाद हम वैल्यूज चेंज करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न फाइंड पेरेंट ऑफ एक्स, ये चीज करेंगे हम। तो इसका मतलब क्या है, हमने सबसे पहले 1 का पेरेंट निकालना है। सपोज करो ये हमारे पास केस है, हमने 1 का पेरेंट निकालना है, फाइंड पेरेंट आया हमारे पास 1। तो हमने क्या चेक करा कि क्या 1 खुद का पेरेंट है, नहीं 1 खुद का पेरेंट नहीं, 1 का पेरेंट कोई और है। तो 1 का पेरेंट कोई और है, तो हमने क्या कहा, फाइंड पेरेंट ऑफ 1 का पेरेंट। तो 1 का पेरेंट क्या है 4, तो हमने कहा 4 का पेरेंट फाइंड कर दो जी। तो ठीक है, हमने ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया कि 4 का पेरेंट फाइंड करके दे दो हमको। तो 4 का पेरेंट फाइंड करेंगे, तो हम उसके बाद दोबारा सेम कंडीशन में आएंगे, क्या 4 खुद का पेरेंट है, नहीं, तो हमको 4 का पेरेंट फाइंड करके 4 के पेरेंट का पेरेंट फाइंड करके दे दो। तो 4 का पेरेंट हमारे पास 5 है, तो 5 के लिए हमारा ये बेस केस हिट हो जाएगा और हम 5 रिटर्न करा देंगे। तो इसके लिए हमारे पास 5 रिटर्न हुआ, तो 4 का पेरेंट है 5, और 1 के लिए भी हमारे पास 5 रिटर्न हो जाएगा। तो 1 के लिए हमारे पास 5 रिटर्न हुआ, और हमको वहीं पे पाथ कंप्रेशन करना है।
हम कह देंगे 1 का पेरेंट अगर हमारे पास 5 रिटर्न हुआ है ना, तो 1 का पेरेंट भी हमारे पास 5 ही कह दो। तो इसका मतलब है पेरेंट ऑफ एक्स इक्वल टू, तो ये हमारा हो गया पाथ कंप्रेशन कि हमने एक्स का पेरेंट ही चेंज कर दिया और हमने कह दिया वो हमारा क्या होने वाला है, इसके पेरेंट का पेरेंट, इसके पेरेंट का फाइंड करो और वही हमारी वैल्यू चेंज कर दो। तो ये यार हमारी 2 लाइनों में आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि पहले 1 का पेरेंट 4 था, बट जब हमने 4 का पेरेंट निकाला तो 4 का पेरेंट कोई और निकला, तो हमने कह दिया 1 का पेरेंट भी कोई और ही बना दो। तो 1 का पेरेंट हमारा ये हो गया, और जब 0 आया तो हमने उसके बाद 1 का पेरेंट को यूनियन कर दिया, तो हमारा ये यूनियन फंक्शन चल जाएगा फिर। तो ठीक है, हमने यहाँ पे यूनियन भी कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या काम रह रहा है, हमने चारों डायरेक्शन में मूव कर दिया, तो हमारी एक क्वेरी हो चुकी है। तो एक क्वेरी के बाद हमको काउंट करना है ना, तो हम यूनियन फाइंड के अंदर हम एक काउंट भी फंक्शन लिख देंगे। तो काउंट फंक्शन हमारा कैसा होगा, वो हमारा रिटर्न कराएगा, तो आंसर डॉट एड यूनियन फाइंड डॉट काउंट, काउंट करेंगे हम कितनी है हमारे पास वैल्यू, और इसके अंदर हम मैट्रिक्स में से काउंट करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर जो भी इंडेक्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे, और लास्ट में एट लास्ट हाँ वी हैव टू रिटर्न आवर आंसर। तो अब हमने सिर्फ ये काउंट वाला फंक्शन लिखना है अपने यहाँ पे। तो काउंट वाला फंक्शन हमारा इंटीजर रिटर्न कराएगा काउंट, और इसके अंदर एक मैट्रिक्स आ रही है, तो मैट्रिक्स, और इसके अंदर हमने क्या करना है, मैट्रिक्स में लूप से ट्रेवर्स कर लेंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन जे शुड बी लेस देन, एंड इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने पेरेंट फाइंड करना है। तो पेरेंट फाइंड हम किसका करेंगे, ओके पेरेंट हमको ये चीज़ फाइंड करनी है जो मैंने आपको बताई थी। हमको पेरेंट फाइंड करना है किसका, जो खुद का पेरेंट हो। तो सबसे पहले तो वो 1 होना चाहिए, अगर हमारे मैट्रिक्स में वो 1 पड़ा है, तो इफ मैट्रिक्स ऑफ आई जे इक्वल टू 1 है हमारे पास, तो 1 है हमारे पास, तो मतलब है कि वो हमारे पास यहाँ पे लैंड पड़ा है, और लैंड का हमको इसका पेरेंट निकालना है। क्या वो अगर खुद का पेरेंट है ना, तो हम या तो कह सकते हैं या तो वो अकेला पड़ा है लैंड, या फिर वो किसी सेट का पेरेंट पड़ा है, क्योंकि वो खुद का पेरेंट है, तो और कोई इसका पेरेंट नहीं है, तो मतलब वो हमारे पास हेड पड़ा है एक पूरे आइलैंड का। तो अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू है कि पेरेंट ऑफ एक्स हमारे पास वही खुद आ गया, तो एक्स मतलब हमको ये आई जे से हमको अपना वही पेरेंट का इंडेक्स निकालना है। पेरेंट ऑफ, हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स इंटू कॉलम प्लस वाई, तो कॉलम है हमारे पास, कॉलम क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल टू 0 डॉट लेंथ, तो कॉलम निकालिए आई इंटू कॉलम प्लस वाई, ये चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो पेरेंट के अंदर अगर ये इंडेक्स हमारा क्या है, इक्वल टू खुद यही है, तो इसके अंदर एक इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी पहले तो इफ़ अगर हमारे पेरेंट ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू आई इंटू कॉलम प्लस वाई, तो अगर यही खुद हमारे इस एलिमेंट का पेरेंट है, तो हम क्या कह देंगे, हमारा काउंट प्लस प्लस। तो काउंट प्लस प्लस के लिए हमको एक काउंट बनाना भी पड़ेगा। तो अगर यही हमारा खुद का पेरेंट पड़ा है, तो हम अपना काउंट इंक्रीज कर देंगे, और एट लास्ट हमको रिटर्न कराना है काउंट। तो ये आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बट अगर आपको यार ये समझ आ रहा है तो वर्थ इट होगा ये। तो बस हमारा यही यही काम था, हमने काउंट ऐड कर दिया अपने एरे के अंदर भी। ओके, इसके बाद प्रॉब्लम क्या आई, ये हमने कहाँ पर लिखा है, आई जे, यहाँ पर आएगा जे, और ये हमारा आ रहा है, ये इस वाले में आ रहा है डबल इक्वल टू, एंड अब चेक करते हैं। ओके, यूनियन फाइंड रो कॉलम, रोज एंड कॉलम्स है, रोज एंड कॉलम्स। तो यार आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये नया क्वेश्चन कैसा लगा हो। यहाँ पर भी कॉलम्स। तो यार अगर आपको ये नया कंसेप्ट यूनियन फाइंड का समझ आ गया हो अच्छे से, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो कि हमने ये ट्री की फॉर्म में कैसे इमेजिन करना है, और फिर हम ये पेरेंट एरे कैसे बनाएंगे और पाथ कंप्रेशन कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम पाथ कंप्रेशन करें तो हमारा काफ़ी टाइम बचता है हर बार पेरेंट निकालने में। तो पाथ कंप्रेशन यार काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका पेरेंट निकालने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, अगर आपके पास एक ही लेवल पे सभी पेरेंट्स पड़े हैं, 1 का पेरेंट 4 है, 4 का पेरेंट 5 है,
तो और 0 का पेरेंट भी 5 है, तो अगर आपके पास एक ही लेवल पे सभी पेरेंट्स पड़े हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ होने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, हम यहाँ पे स्पेस यूज़ करें n/m। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।